नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के शायद सबसे मुश्किल 7 दिनों की। सोचिए, एक प्लेन हाईजैक हो जाता है, 170 से ज्यादा लोग बंधक हैं और सामने एक ऐसा फैसला है जो देश की सुरक्षा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगा। तो बात है 24 दिसंबर 1999 की। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले एक भारतीय यात्री विमान अपनी एक नॉर्मल सी फ्लाइट पर अचानक हाईजैक कर लिया जाता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले कई दिनों तक पूरे देश की सांसें रोक कर रख दी थी। लेकिन इस पूरे संकट का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था, वो था इसका अंजाम। आखिर में भारत को 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मजबूरी थी कि भारत को ये फैसला लेना पड़ा? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। देखते हैं कि ये हाईजैक आखिर हुआ कैसे और इसने अपने पीछे कौन से बड़े सवाल छोड़े। ये फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, एक रेगुलर शेड्यूल्ड फ्लाइट काठमांडू नेपाल से दिल्ली के लिए। इसमें 170 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन ने जैसे ही इंडियन एयरस्पेस में एंटर किया, बस सब कुछ बदल गया। 5 हथियारबंद हाईजैकर्स खड़े हुए और उन्होंने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां मौजूद हर पैसेंजर और क्रू मेंबर के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाले डर की शुरुआत थी। इसके बाद शुरू हुआ आतंक का एक लंबा और अनिश्चित सफर। हाईजैकर्स ने प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि अगला स्टॉप कहाँ होगा। प्लेन को सबसे पहले अमृतसर भारत में लैंड करने पर मजबूर किया गया। फिर वहां से उसे लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया। उसके बाद दुबई यूएई। हर एक स्टॉप पर उम्मीद और डर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर प्लेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा। फाइनली प्लेन लैंड हुआ अफगानिस्तान के कंधार में। अब ये बहुत अहम था क्योंकि उस वक्त कंधार तालिबान के कंट्रोल में था और ये हाईजैकर्स के एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि सब जानते थे कि तालिबान के राज में भारत के लिए कोई मिलिट्री एक्शन लेना या किसी भी तरह का डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाना लगभग नामुमकिन था। कंधार में लैंड करते ही हाईजैकर्स ने अपने पत्ते खोले। उन्होंने अपनी असली मांग सामने रखी। उनकी डिमांड बिल्कुल साफ थी, भारत अपनी जेलों में बंद कुछ खास आतंकवादियों को रिहा करे। बस यही वो मांग थी जिसने भारत सरकार को एक बहुत बहुत बड़ी दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया। और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था, वो था मसूद अजहर का। हाँ, वही मसूद अजहर जिसने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन बनाया और भारत में हुए कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बना। तो समझ लीजिए, ये नाम इस पूरे क्राइसिस के बिल्कुल सेंटर में था। और यहां से शुरू हुआ वो 7 दिन लंबा संकट। एक ऐसा संकट जहां हर गुजरता पल कीमती था और सैकड़ों बेकसूर लोगों की जानें दांव पर लगी हुई थीं। प्लेन के अंदर 170 से ज्यादा लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, मर्द, सब एक अनजान भविष्य का सामना कर रहे थे। और इधर देश में उनके परिवारों की चिंता और उनका गुस्सा, इसका प्रेशर सीधा सरकार पर बढ़ता जा रहा था। ये तकलीफ 1-2 दिन की नहीं थी, पूरे 7 दिन चली। अंदर बंद लोगों और बाहर इंतजार कर रहे उनके परिवारों के लिए एक एक दिन मानो एक सदी के बराबर था। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ था देश का सिद्धांत कि आतंकवादियों के आगे कभी नहीं झुकना, और दूसरी तरफ थे वो 70 से ज्यादा बेगुनाह लोग जिनकी जिंदगी का सवाल था। ये एक नामुमकिन सा चुनाव था। कई दिनों तक बातचीत चली, इंटरनेशनल प्रेशर बना, अंदर हालात बिगड़ते गए और इन सब के बीच आखिरकार एक मजबूरी भरा फैसला लिया गया। तो 31 दिसंबर 1999, नए साल से ठीक पहले, पैसेंजर्स की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला ले लिया गया। भारत ने अपने 3 कैदी आतंकवादियों को रिहा किया और बदले में प्लेन में बंद सभी लोगों को आज़ादी मिली। ये जो IC-814 का कांड था ना, ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी। ये भारत के इतिहास का वो पन्ना बन गया जिसने देश की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिस पर आने वाले कई सालों तक बहस चलती रही। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक तरफ बेगुनाह लोगों की जान हो और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत, तो एक देश के लिए सही फैसला आखिर होता क्या है? और इसका जवाब शायद आज भी इतना आसान नहीं है।